Hello, dear students. Today we will continue our Keynesian theory of income and output determination. आज हम कीन्स के रोजगार एवं उत्पादन के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण फलनों के बारे में समझेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, ताकि आप इस रोजगार सिद्धांत के निर्धारण को अच्छी तरीके से समझ सके। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक है बट डायग्राम्स के साथ पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, और आप अपने नोट्स बनाइए और मैं आपको हिंदी में नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी। अब हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या घटक हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं एग्रीगेट डिमांड के, समग्र मांग के। ओके तो हम समग्र मांग को कैसे परिभाषित करते हैं वो हम देख लेते हैं। एडी इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। अर्थात समग्र मांग एक अर्थव्यवस्था में संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया कुल व्यय के रूप में मापी जाती है। समझ में आया आपको? यहाँ पर कुल व्यय को ध्यान में रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो भी अर्थव्यवस्था में किया जा रहा है, इनकर, ठीक है, वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज बीइंग इनकर्ड इन द इकोनॉमी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके तो ये हुआ आपके एग्रीगेट डिमांड के बारे में। अब हम इसके जो कंपोनेंट्स है, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर समग्र मांग बनता है, और इसका टेबल और डायग्राम भी हम देखेंगे। अब देखिए, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड में हम 4 चीज़ें शामिल करेंगे। नंबर 1 विल बी योर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अर्थात निजी उपभोग व्यय। ओके अब निजी उपभोग व्यय में कौन कौन से शामिल आएंगे? जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है, उपभोग मतलब ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स का कंजम्पशन, आपने जो उपभोग किया, ठीक है। और ये प्राइवेट कहा गया है, निजी कहा गया है, तो अर्थात हाउस होल्ड या घरेलू क्षेत्र से ही संबंधित है। चक्रीय प्रवाह में हमने पढ़े हैं उत्पादक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, तो यहाँ पर बात होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर and it comprises of demand for all goods and services by the households of a country during an accounting year। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं हम, higher the level of disposable income, higher is private consumption expenditure and vice versa। Very important thing here to be noted is कि जो private consumption expenditure है वो परियोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम का एक, मतलब जो आपका डिस्पोजेबल इनकम है वो उसका एक निर्धारक तत्व है। ओके द डिस्पोजेबल इनकम, परियोज्य आय। तो जितना ज़्यादा आपका डिस्पोजेबल इनकम का लेवल होगा उतना ही ज़्यादा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। फिर बात कीजिए सेकंड घटक की। द सेकंड कंपोनेंट इज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर आएगा निजी निवेश व्यय। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। अब ये क्या दर्शा रहा है? निजी निवेश व्यय, निजी क्षेत्रों द्वारा जो पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जा रहा है निवेश के उद्देश्य से, उसे हम निजी निवेश व्यय कहेंगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अर्थ है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली इंप्लाइज लोअर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। 2 तरीके से हम इसको समझेंगे, और इन्वेस्टमेंट को मैं आगे डिटेल में बताऊंगी जब हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पढ़ेंगे। ओके फिर देखिए थर्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। Investment expenditure, we'll start with the government expenditure first. It includes both government expenditure, consumption expenditure and government investment expenditure। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से सुनिए, जो सरकारी व्यय है वो सरकारी उपभोग व्यय भी है इसमें शामिल, और सरकारी निवेश व्यय भी इसमें शामिल है। कौन कौन से 2 चीजें? सरकारी उपभोग व्यय एवं सरकारी निवेश व्यय। Government consumption expenditure is like expenditure on the purchase of consumption goods for military use. Government investment expenditure is like expenditure on the construction of roads, dams and bridges। तो जो सरकारी उपभोग व्यय है बच्चों, उसकी श्रेणी में आएगा जो सरकार मिलिट्री या डिफेंस के लिए जो वस्तुओं का उपभोग करके खरीद रही है उन वो, और जो निवेश व्यय आएगा उसमें आएगा जो कंस्ट्रक्शन में लगा है, रोड्स के, डैम्स में, ब्रिजेस में जो भी व्यय या खर्चा वहन किया गया है। ठीक है, अब देखिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज जनरली नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कंसिडरेशंस ऑफ प्रॉफिट। दिस इज अनलाइक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज जनरली प्रॉफिट ओरिएंटेड।
अब ध्यान से सुनिए, सरकारी निवेश व्यय लाभ की धारणाओं से या परिलक्षणों से प्रभावित नहीं होता, यह लाभ से विचलित नहीं होता। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण ही इसका मेन निर्धारक तत्व है, और इसी तरह के निवेश को हम ऑटोनॉमस निवेश कहते हैं या स्वतंत्र निवेश कहते हैं, स्वायत्त निवेश। सच एन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसिडरेशंस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि यह लाभ के धारणाओं के स्वतंत्र है, उनसे स्वतंत्र है। ठीक है, फिर फोर्थ जो घटक है वो है आपका नेट एक्सपोर्ट्स, शुद्ध निर्यात। ओके, यह भी जब हम विदेशी क्षेत्र को शामिल कर लेंगे तब ये एडी का एक घटक बन जाएगा। किसका घटक? समग्र मांग का। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, एडी क्या बना? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो कीनजियन मॉडल में यूज किया गया है वो सिर्फ दो शुरुआती घटकों को लेकर बना है, C प्लस आई। ओके, सीधा सा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इसको कहा गया है। ओके, अब हम देखेंगे कि C प्लस आई के जरिए टेबल कैसे बनेगा हमारा एडी का, और कैसे समग्र मांग वक्र बनेगा। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। समग्र मांग निर्भर करती है आय के स्तर पर। ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम ग्रेटर द परचेसिंग पावर। जितना ज्यादा आय का स्तर ऊंचा होगा उतनी ही क्रय शक्ति भी ऊंची होगी। और समझने की बात यहाँ पर यह है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? कुल व्यय। अभी मैंने शुरू में परिभाषित किया था ना कि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं पर किया गया कुल व्यय। तो जब आपकी इनकम का लेवल हाई होगा तब आपकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऊंची होगी। Therefore, greater the demand, और उसी की वजह से आपकी मांग भी ज्यादा होगी। So that as income increases, एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू राइज, और इसीलिए जब आय में वृद्धि होगी तो समग्र मांग भी बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाएगी। बट टू थिंग्स नीड टू बी नोटेड हेयर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि जब जब आय में वृद्धि होगी क्या तब तब समग्र मांग में वृद्धि होगी, या उनकी वृद्धि का स्तर क्या होगा, दर क्या होगी, किस में वृद्धि ज्यादा किस में वृद्धि कम, वो हम देखते हैं। There is always some minimum level of demand even when income is zero। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी या कभी भी भले ही आय का स्तर शून्य हो, लेकिन उपभोग का या मांग का एक न्यूनतम स्तर रहेगा। भले ही आपके पास आय नहीं है, आप या तो बोरोविंग करके उधार लेके करेंगे या पुरानी सेविंग से करेंगे, लेकिन उपभोग अवश्य करेंगे। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी आपका जो कंजम्पशन है, उपभोग है, या जो एडी है, समग्र मांग है, वो शून्य नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल होगा। सो दैट एज because for survival we must eat something and so demand something even when we have to borrow from others or to draw on our past savings। वो मैंने बताया अभी। फिर देखते हैं आगे क्या होगा। जीरो लेवल पे तो ये हो गया, आय के शून्य स्तर पर भी मिनिमम या न्यूनतम लेवल होगा, स्तर होगा उपभोग, और किसका? सी का होगा तो ऑब्वियसली एडी का भी होगा। फिर देखते हैं जब इनकम बढ़ेगी, एज इनकम राइजेज डिमांड ऑल्सो राइजेज, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। अब देखिए, जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी मांग में भी वृद्धि होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा तक। जब इनकम का एक हायर लेवल पहुंच जाएगा तो वहाँ पर उपभोग में कमी कर दी जाएगी, और जो पैसा इनकम में इंक्रीज हुआ वो सेव करने, बचत के रूप में संचित करने लगेंगे। सो दैट एक्सपेंडिचर टेंड्स टू लैग बिहाइंड द राइजिंग इनकम। और इसका परिणाम क्या होगा? जो आपका व्यय है, खर्च है, वो पीछे रह जाएगा बढ़ती हुई इनकम के स्तर से। और हम इसे अन्य रूप में भी समझा सकते हैं। द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस एक्सीड्स द रेट एट विच एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। और जिस दर से आय में वृद्धि हो रही है वो ज़्यादा होगी व्यय में वृद्धि की दर से। यही यहाँ पर समझाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, देखिए इसको कहा गया है एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल, समग्र मांग तालिका। इनकम का स्तर लिया 0, 10, 20, 30, 40, 50 एवं 60, और इस बढ़ते हुए इनकम के स्तर पर आप देखिए समग्र मांग क्या दर्शा रही है। जब आय का स्तर बच्चों 0 है तो समग्र मांग 20 है, शून्य नहीं है। जैसे ही आय बढ़ी 10 हुई, समग्र मांग 20 से बढ़कर 25 हो गई। आय फिर बढ़ी, आय 10 से बढ़कर 20 हुई, समग्र मांग 25 से बढ़कर 30 हो गई। फिर आय बढ़ी 20 से 30, समग्र मांग 30 से 35 हुई।
फिर आय 40, समग्र मांग भी 40। फिर आय में अभी तक 10-10 की वृद्धि हो रही है, देखिए 40 से 50, अब समग्र मांग 40 से 45 हुई। फिर आय में वृद्धि वापस 50 से 60, समग्र मांग 45 से 50 की हुई। अब देखिए नीचे डायग्राम में जो y वक्र है बच्चों, वो आय का वक्र है, वो 0 से बनाया गया है OY। और AD वक्र देखिए ये 20 से शुरू हो रहा है, शून्य या मूल बिंदु से शुरू नहीं हो रहा। और एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, वो पॉइंट कौन सा है, 40 का, जहाँ इनकम का स्तर भी 40 है और समग्र मांग का या जो एक्सपेंडिचर है जो हम व्यय कर रहे हैं वो भी 40 है। वहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे और उसके बाद में एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग नीचे रह जाएगी और आय का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, यही हुआ। तो जो पॉइंट ई के पहले हैं वक्र में, वो उसमें एडी ज़्यादा है इनकम से और ई पर दोनों बराबर है, और ई के आगे वाले पॉइंट्स पर इनकम अर्थात वाई जो है वो ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। बस ये इसका आपको मिला, एग्रीगेट डिमांड वक्र पूरा मिल गया ना, और आपको इनकम का वक्र भी मिल गया। अब आगे चलते हैं। तो AD starts from 20 on the y-axis indicating minimum level of demand even when income is 0। ये हो गया। At point E the aggregate demand is equal to income। E बिंदु पर समग्र मांग बराबर है आय के स्तर से, और E बिंदु के आगे आय ज़्यादा है समग्र मांग से, और E बिंदु से पहले समग्र मांग ज़्यादा है आय से। ओके, आप टेबल भी अच्छे से समझिएगा, पूरा लिखिएगा नोट्स में और फिर डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड कंसेप्ट पे, एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति। समग्र मांग पूरा हो गया है, 4 घटक हैं जिसमें से 2 की चर्चा हमने टेबल और डायग्राम के साथ की है। C प्लस I से मिलकर बना एग्रीगेट डिमांड। ओके, अब आ जाइए आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें और मैं C और I को भी अलग से समझाऊंगी अभी आगे। एग्रीगेट सप्लाई करने के बाद हम कंजम्पशन को अच्छे से समझेंगे और इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब समग्र पूर्ति को देखिए बहुत जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड हियर, एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate supply refers to flow of goods and services as planned by the producers during an accounting year। ये मैंने आपको बताया था, यह वस्तुओं और सेवाओं में का प्रवाह है एक अर्थव्यवस्था में, और इसे ही प्लान्ड प्रोडक्शन भी कहा गया और ये आय का स्वरूप भी ले लेता है। ठीक है, अब कीन्स ने एग्रीगेट सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक माना है, पूर्णतः लोचदार। कीन्स अज्यूम AS एज परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार माना है। और एग्रीगेट जो सप्लाई कर है बच्चों, वो मूल बिंदु से शुरू होगा और धनात्मक ढाल का एक सीधा वक्र होगा ऊपर। देखिए AS इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ हमने बनाया O अक्षांश से, सॉरी O मूल बिंदु से ऊपर की ओर एक वक्र, ये बन गया आपका एग्रीगेट सप्लाई वक्र। ओके, आप इसको ढंग से समझिए। और अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या, इसके घटक क्या हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू C प्लस S। देखिए आय जो है बच्चों वो कंजम्पशन और सेविंग दो घटक हैं इसके, उपभोग की जा सकती है या उसकी बचत की जा सकती है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम, हमने पहले पढ़ लिया है कि उपभोग क्या है आय के स्तर पर निर्भर करेगा। टू रिपीट, हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफन इम्प्लाइज हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन, तो देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, उपभोग को हमने समझ लिया, आय के क्या रिलेशनशिप है, लेकिन अब बचत को देखते हैं। एस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम, बचत भी आय के स्तर पर ही निर्भर करता है। हायर इनकम ऑफन इम्प्लाइज हायर लेवल ऑफ सेविंग, और जितना ज़्यादा आय का स्तर होगा उतनी ही ज़्यादा बचत होगी। हाउ एवर एज इनकम इंक्रीजेज वी टेंड टू सेव मोर एंड मोर आउट ऑफ इट। ठीक है, बिहेवियर ऑफ C and S इज फर्दर इलाबोरेटेड इन द फोर्थकमिंग सेक्शंस। अब हमें कंजम्पशन को और सेविंग को अच्छे से आगे पढ़ना है, जिसमें हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे और सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। तो हम एग्रीगेट सप्लाई को अच्छे से देखते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट को हम बाद में देखेंगे। अब देखिए AD हो गया, आपका AS हो गया। अब आ जाइए कंजम्पशन फंक्शन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, उपभोग फलन। यहाँ पर हम दर्शाएंगे C इज द फंक्शन ऑफ इनकम, C इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, अर्थात उपभोग जो है वो आय का फलन है। रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। उपभोग फलन क्या होता है, आय तथा उपभोग में फलनात्मक संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आय तथा उपभोग में फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहा जाता है। अब देखिए कैसे कार्य करता है उपभोग और आय का जो फलन है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, वेरी बेसिक, आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ेगा। हाउएवर, हालांकि इंक्रीज इन कंजम्पशन,
उपभोग में जो वृद्धि होती है बच्चों इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, वो आय में वृद्धि की तुलना में कम होगी. In other words, consumption does not increase at the same rate as the income does. अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपभोग उस दर से या समान दर से, आय की समान दर से नहीं बढ़ेगा. फिर देखते हैं, दिस इज अ नॉर्मल साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द पीपल. इसे लोगों का सामान्य मनोवैज्ञानिक व्यवहार कहा गया है और केन्स ने इसे फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा है, मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम. ठीक है, अब देखते हैं. यहाँ पर हमने ओ वाई जो बनाया है डायग्राम, वो क्या है, वो इनकम को दर्शा रहा है. और सी देखिए आप, सी और सी एक वक्र है जो उपभोग को दर्शाता है. क्यू बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और यहाँ पर उपभोग और आय में समानता है. क्यू बिंदु से पहले ऋणात्मक बचत है, सेविंग नेगेटिव में है क्योंकि उपभोग आय से अधिक है. क्यू बिंदु के आगे प्लस एस है, मतलब धनात्मक है बचत क्योंकि आय उपभोग से अधिक है. यही है. और आप हम यहाँ पे कहेंगे, थर्ड पॉइंट देखिए इसका, C इज इक्वल्स टू वाई एट पॉइंट Q विच देयरफॉर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट. और Q बिंदु से पहले नेगेटिव सेविंग है, ठीक है, और Q बिंदु के बाद पॉजिटिव सेविंग है. अब हम देखते हैं उपभोग की प्रवृत्तियों को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. उपभोग फलन हमने पढ़ लिया, ये आय तथा उपभोग में फलनात्मक संबंध को दर्शाता है. लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पढ़ने के लिए आएगा या समझने के लिए आएगा वो है उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, इसको नाम दिया गया है उपभोग प्रवृत्ति. अब देखते हैं उपभोग प्रवृत्ति क्या है. ये 2 प्रकार की होती है और इससे परिभाषा क्या है इसकी. It refers to the schedule which shows the level of consumption at different levels of income in an economy. उपभोग प्रवृत्ति एक तालिका है जो दर्शाती है एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न स्तर, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों को, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाली तालिका को हम उपभोग की प्रवृत्ति कह सकते हैं. यहाँ वापस देखिए, a schedule showing various amounts of consumption which correspond to different levels of income is known as propensity to consume. इसे आप याद कीजिए. और ये 2 तरह की होती है. पहले को कहा जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरे को कहा गया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति एवं दूसरे को कहा गया है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति. ठीक है, APC और शॉर्ट में हम कहेंगे MPC. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको समझना. आप ध्यान से सुनिए. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम पढ़ रहे हैं और अभी इसी के नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव. ओके, ये दोनों को समझना आवश्यक है, अति आवश्यक है मैं कहूंगी उपभोग फलन को कंप्लीट करने के लिए. या फिर बचत फलन भी है. जब हम प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें, बचत की प्रवृत्ति की बात करेंगे तो बचत फलन, और उपभोग की प्रवृत्ति की बात करेंगे तो उपभोग फलन. अब हम देखते हैं APC क्या है और MPC क्या है. बहुत बेसिक है. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को 2 भागों में बांटा गया है. ऊपर टेबल देखिए. APC होता है बच्चों C/Y. ठीक है, ये रेशियो है, अनुपात है उपभोग का आय से. ठीक है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या है बच्चों, डेफिनेशन में देखते हैं. इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम. ये एक अनुपात है कुल उपभोग का और कुल आय का. एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, इसी दर पर. दस इफ इनकम फॉर एग्जाम्पल इज 100 एंड कंजम्पशन इज 80, देन APC कितना होगा. मान लीजिए अगर आय 100 है और उपभोग आपका उस स्तर पर 80 है तो आपका APC कितना है. देखो 80/100 क्योंकि C/Y तो 0.8 और 80% भी कह सकते हैं हम कि आप आय का 80% भाग क्या कर रहे हैं, उपभोग में खर्च कर रहे हैं. ठीक है, ये यहाँ पे टेबल के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू दर्शाया गया है. द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम. किसी भी आय के स्तर पे अगर उपभोग का स्तर देखें हम और उनको भाग दें, उपभोग को आय से भाग देंगे तो हमें उपभोग की औसत प्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी. ये टेबल देखिए नीचे फॉर्मूले के बाद.
इनकम दिया है 100 और 200, उपभोग क्या है 100 इनकम पर है 80 और 200 पर है 120, तो हर एक स्तर का अलग अलग निकलेगा एपीसी। तो जो 100 इनकम के स्तर पर था तो कितना निकला 80/100 0.8, और 200 इनकम के स्तर पर देखिए बच्चों 120/200 कितना आया 0.6। ओके, और इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं। एक्स अक्षांश पे हमने आय को लिया, इनकम को लिया, वाई अक्षांश पे हमने उपभोग को लिया और हमने ड्रॉ किया 100 इनकम के स्तर पर 80 उपभोग और 200 इनकम के स्तर पर 120 उपभोग। और जहां पर ए और बी बिंदु को देखिए ध्यान से, ए पॉइंट पर क्या है 0.8 क्योंकि 80/100 है, ठीक है, और बी पॉइंट पर क्या है 120/200 मतलब 0.6। तो ये होता है आपका एपीसी। ओके, ओरिजिन से जब हम रेज ड्रॉ करेंगे, और रेज क्या होगा हमेशा K/L, जैसे कैपिटल और लेबर का लेते तो यहाँ पे Y/X, ठीक है, वाई अक्षांश पे जो नापा गया है उसको डिवाइड करेंगे एक्स अक्षांश पे जो नापा जाता है। ये बेसिक होता है बच्चों, एवरेज को निकालने के लिए यही तरीका होता है, और सीमांत निकालने के लिए हम स्लोप लेते हैं, ठीक है, स्लोप को मेजर करते हैं टेंजेंट्स के थ्रू, वो मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इस तरीके से एपीसी निकालेंगे। फॉर्मूला याद कीजिए एपीसी का, और एपीसी की परिभाषा और एक टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू एपीसी को बनाने के प्रयत्न कीजिए आप। अब बात करते हैं एमपीसी की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें तो इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन, ये भी अनुपात है लेकिन किसका अनुपात है, चेंज इन कंजम्पशन, उपभोग में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात है। मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पर टेबल में नीचे एक ऑरेंज बॉक्स में आप देखिए, ऑरेंज बॉक्स में इसको मैंने एक फॉर्मूले से समझाया है। यहाँ पर एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ओके, अब टेबल से देखेंगे हम चेंज जब निकालेंगे तो क्या होगा। इनकम का लेवल देखिए 100, 200, 300। अब हम पहले इनके ओरिजिनल नहीं लेना, हमें चेंज निकालना है। तो इनकम का चेंज लिया तो बच्चों 100 और 200 में कितना चेंज है, फर्स्ट तो खाली रहेगा, सेकंड देखिए 100 का, और दूसरा भी क्या है 100 का, 100 का चेंज आ रहा है ना इनकम में। ओके, कंजम्पशन में देखते हैं 80, 120, 150, तीन कंजम्पशन के स्तर लिए। चेंजेस देखो 80 और 120 में कितना परिवर्तन है 40 का, 120 और 150 में कितना 30 का। अब निकालते हैं एमपीसी। देखो लास्ट में फर्स्ट का तो निकलेगा नहीं क्योंकि फर्स्ट में चेंज करिए, ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड का देखिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी क्या है 40, डेल्टा वाई क्या है 100, 40/100 तो क्या निकला 0.4। और यहाँ पर देखिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 30/100 0.3। तो ये हो गया आपका एमपीसी। अब एमपीसी का डायग्राम बनाएंगे। वाई अक्षांश पर आप लीजिए, सॉरी एक्स अक्षांश पर XOX जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम लेंगे इनकम, और वाई अक्षांश पे आप लीजिए उपभोग, और इससे हमारा बन जाएगा हर पॉइंट पे देखिए ए और बी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। देखो ध्यान से, डेल्टा सी क्या बनाया हुआ है मैंने 40 और डेल्टा वाई क्या 100, एमपीसी निकल गया 0.4। सी पॉइंट पे भी सेम यही किया, डेल्टा सी 30 था और डेल्टा वाई था 100 तो 0.3, तो 0.4 और 0.3 आपके एमपीसी निकल गए। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो है आपके प्रोपेंसिटी टू सेव। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी, प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव को हम पढ़ेंगे, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, बचत की प्रवृत्ति। फिर हम निवेश फलन को अच्छे से समझेंगे और हम निर्धारण को पढ़ेंगे, पूरी कीन्स के सिद्धांत को। Thank you so much students for listening to this video, and please start preparing your proper fair notes.